नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि मार्केट में दो फेज हमें देखने को मिले। एक फेज ये था कि शुरुआत में मार्केट ने एक दूसरा रुख लिया, सेकेंड हाफ में दूसरा रुख लिया, क्योंकि उसमें एक सेक्टर का रोल बहुत ही डिफरेंट प्ले हो रहा था। वो था आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में एक साथ कमजोरी भी हुई और उसके बाद उसमें तेजी भी हुई है, तो उसने एक बड़ा रोल प्ले किया। तो अगर निफ्टी को जैसे मैं कहता हूँ तीन हिस्सों में आप बांटो कि आईटी है, बैंक है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसका लीडर रिलायंस है। इन्हीं तीनों में निफ्टी बटा हुआ है। तो जिस दिन बैंक ठीक होता है उस दिन आईटी नहीं ठीक होता, जिस दिन आईटी ठीक होता है उस दिन बैंक नहीं ठीक होता है। तो निफ्टी को ऊपर ले जाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती, लेकिन फिलहाल अच्छे से उसने 24,000 के लेवल को तोड़ दिया है और अब 24,270 पे पहुंच गया है। लेकिन बुल्स अभी भी थोड़ा-सा डरे हुए से लगते हैं, इसलिए डरे हुए लगते हैं कि किसी भी दिन उन्होंने अपने डे हाई पे क्लोजिंग नहीं दी। डे हाई से नीचे आके वो क्लोजिंग देते हैं, तो कहीं न कहीं मार्केट में थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि टॉप लेवल पे कोई प्रेशर है यहाँ पे। कैसे इसको समझा जाए और नेक्स्ट वीक के लिए क्या तस्वीर बनती है, क्योंकि 24,000 के ऊपर 300 के करीब तो पहुँच गए हैं। यहाँ के से आगे का रास्ता कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, इसी को हम लोग चार्ट के ज़रिए समझेंगे। तो समझाने के लिए सरवीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरवीन जी, बहुत-बहुत स्वागत है। और जो पिछला हफ्ता था उसमें कितनी भी बुराई कर लें, लेकिन बुल्स ने फाइनली 24,300 के करीब तक तो अपनी गाड़ी पहुंचा ही दी है। अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या लगता है आपको? मोटे तौर पे मूड सेंटीमेंट या ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है? अच्छा, चूंकि 3 दिन हमारे बाजार को दुनिया से छुट्टी मिली रहेगी, क्योंकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बंद थे, तो मंडे मॉर्निंग हमें कोई क्यों नहीं मिलेगा वहां से। तो इस परिस्थिति में क्या लग रहा है? नमस्कार नीरज जी। दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए जो त्रिशंकु पोजीशन में बाजार लटकी पोजीशन में तो खड़ा ही है। देखिए 12-13 हफ्ते हो गए और आप वो 24,300 24,500 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और आपने बोला कि तकरीबन हम वापस 24,300 गए लेकिन हम उसके ऊपर बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी भी किसी ने मुझे ट्वीट किया तो मैं जवाब हमेशा वही देता हूँ। एक कुछ कहावतें हैं या पोएटिक मूड में जब रहते हैं तो कि देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। स्टॉप लॉस तो एक पॉइंट से भी नहीं होता है अगर नहीं होना है तो। बट देखिए डेफिनिटली बुल्स ने भी एक अच्छा फाइट बैक तो किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो 23,800 से जब ब्रेक करने के बाद जो ऊपर ले आए वापस, तो पहले आप 4 हफ्ते 24,300 500 और 23,800 में फंसे थे, फिर 23,800 तोड़ा तो 23,800 23,200 वाली रेंज में फंसे रहे 4-5 हफ्ते और अभी फिर वापस 4 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए, जो हम वापस जब हमने 23,800 के ऊपर री एंट्री कर ली है, तो फिर हम 24,300 24,500 पे अटक रहे हैं। तो थॉट वही है कि टाइम निकलता जा रहा है और जैसे-जैसे टाइम निकल जाता जा रहा है, कॉस्ट टाइम का कॉस्ट होता है, तो बुल्स को वो कॉस्ट लग रही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बुल्स को लग रही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेयर्स को मिल रही है। जो लोग इस चीज़ को समझेंगे, जो ब्याज बदला और बदला समझते हैं, वो ये चीज़ समझेंगे कि बुल्स जो है 12 हफ्ते से ब्रेकआउट नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको 12 हफ्ते का कॉस्ट भरा है उन्होंने और बेयर्स को वो कॉस्ट मिलती है। जो बुल्स कॉस्ट भरते हैं, वो बेयर्स को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कैरी। तो उस एंगल से अगर आप देखें तो जैसे मैंने बोला कि नानी का मेन घर तो 24,300 24,500 ही है। उसके बहुत ज्यादा ऊपर ब्रेकआउट जब तक नहीं करता है तब तक समीकरण नहीं चेंज होंगे। बेयर्स का पलड़ा भारी रहेगा। पहले हमको लगा था कि थोड़ा सा पलड़ा 50-50 टाइप्स हुआ था, 60-40 टाइप्स। अब तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे आप और टाइम बिताते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपका इस लेवल का रिजेक्शन आता जा रहा है, वैसे वैसे दोबारा इस हफ्ते से मुझे लगता है बेयर्स का थोड़ा पलड़ा भारी होता हुआ मुझे लग रहा है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि लास्ट हफ्ते तक में अगर 60-40 था, तो इस हफ्ते मुझे लगता है 65-35 इन फेवर ऑफ बेयर्स। मुझे तो ये बंद ऐसा लगेगा क्योंकि वापस ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आ रहा है। तो ऐसा मेरा मानना है कि अभी भी समस्याएं बुल्स के लिए खत्म नहीं हुई हैं और जैसे मैंने वो बेयर जिंदा मनी है, तो जब तक बेयर जिंदा मनी है तो उनको उनको कम डर लगेगा बुल्स के बनिस्बत। तो बुल्स ऑलरेडी 3 ढाई 3 महीने का कॉस्ट भर के बैठे हैं कैरी का, लेकिन पैसे नहीं बन रहे उनके। तो 65-35 दिस वीक इन फेवर ऑफ बेयर्स। जी। ओके, 65-30, 65 मतलब बेयर 65, आप ये कह रहे हैं? यस, 65 इन फेयर ऑफ बेयर्स। यस जी। और अगर अगले हफ्ते 24,300 के ऊपर चले गए, मान लो जी 24,500 पार कर लिया, तब? देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ पीस बार बार कितना बार पीस डिस्काउंट होगा। तो पहली बार जब पीस का अनाउंसमेंट हुआ था, साइन नहीं हुआ था, खाली अनाउंसमेंट हुआ था, तो आप 24,600 पे गए थे। 24,600 के ऊपर आप जाके टिक नहीं पा रहे हैं। बाकी सारे इंडाइसेस में पीस हाई के आसपास ही सब पड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा वहां से आपने नेट मूवमेंट नहीं किया है। मतलब अगर आपकी वो गुड न्यूज थी
तो उस गुड न्यूज से आप 2, 5, 7% आज आप 3 महीने में ऊपर होते हैं, बट आप बिल्कुल चले ही नहीं है, आप वहीं पे हैं या उससे थोड़ा नीचे ही हैं। तो इसी मद्देनजर मुझे लगता है कि वो 24,600 वाला जो हाई है पीस का, वो बहुत क्रिटिकल है। उसके ऊपर जब तक बंद नहीं आता वीकली, तब तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समीकरण चेंज नहीं होगा। और यस, अगर बाजार त्रिशंकु के जैसे लटका रहना चाहता है, वैसे तो बहुत लंबी रेंज हो गई है। विदिन दिस 24,500 टू आप ब्रॉडली 23,500, अब एक 4-5% की रेंज में आपने कितना अभी ढाई तीन तीन महीने बिता लिया आपने, 3 साढ़े 3 महीने बीत गए आपके इस रेंज के, मतलब 24,500 तोड़े हुए, उसके उसके बाद आपके ऑलमोस्ट 3 महीने बीत चुके हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज थोड़ी ना है कि मार्केट मूव नहीं कर पाएगी। तो इसका क्या मतलब है? मार्केट हैवी है। आप जब जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो फिर आपसे चला नहीं जाता है ना। तो आप चाहते हैं कि कुर्सी पे बैठे रहें। तो वैसी वाली बात है। मार्केट इज ईटिंग मोर देन इट कैन डाइजेस्ट, ऐसा फील प्रतीत हो रहा है। अब कल को आपने हाजमोला की गोली ली और आप चलने लगे, तो ठीक है, फिर देखेंगे 24,500 24,600 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो हम भी देखेंगे। बट फिलहाल मार्केट हैज ईटन मोर देन इट कैन च्यू। बदहजमी हो जाएगी ऐसा लग रहा है, और हैवी हो गया है स्टमक आपका, आप चल नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से। जी। जी, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है निफ्टी 500 और 23,301 पे है। इसका जी। चार्ट थोड़ा बेटर लगता है क्योंकि मिडिल स्मॉल इन सब में तो रैली है। देखिए, वही था, 300 पे इनिशियली जब आपने मुझे पूछा था कि पहले 21,000 की पहले 24,000, तो मैंने उस समय मैंने क्लियर साइड लिया था कि भाई 24,500 पहले लग रहा है, 24,300 500, क्योंकि उस समय रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव थे ओवरऑल। सब चीज काफी ओवरसोल्ड थी, काफी सब में बाउंसेस की जगह थी। तो जितना हमें बाउंस लगा था निफ्टी का, तो उतना आया। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से ज्यादा कर रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उससे थोड़ा ज्यादा ही कर रहा है। बट ऐसा भी नहीं हो रहा है कि सारे लॉन्ग टर्म समीकरण चेंज हो गए हैं और रिस्क रिवॉर्ड वापस से बहुत ज्यादा बुलिश हो गए हैं। तो जैसे जैसे आप अपर लेवल्स पे पहुंच रहे हैं उन एरियाज में भी, तो रिस्क रिवॉर्ड धीमे धीमे खत्म हो रहा है, मतलब बुलिश साइड का रिस्क रिवॉर्ड खत्म हो रहा है। और जो मैंने इसके पहले भी, अभी 6 हफ्ते हो गए, 7 हफ्ते 8 हफ्ते हो गए उस चीज को बोल के कि थोड़ा मुनाफा बांध लेने में प्रॉब्लम नहीं है 24,500 के आसपास। तो वहां से आप देखिए तो थोड़ा बहुत ट्रैक्शन उस एरिया में रहा है, उन स्टॉक्स में रहा है, 6, 7, 8, 10% कुछ चले हैं। कुछ पॉकेट ऐसा है जो उससे भी ज्यादा चला है, बट ब्रॉडली उस जगह से भी स्मॉल कैप मिड कैप पे 8-10% ज्यादा चला है। बट दैट डज नॉट चेंज द लॉन्गर टर्म पिक्चर। लॉन्गर टर्म रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव अब नहीं बचे हैं। तो मुनाफा बांधने की मेरी अभी भी राय रहेगी, थोड़ा ड्राई पाउडर रख लेने में यहाँ से स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में भी अब थोड़ा मुनाफा बांध लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि 100 का स्टॉक आपका 50 हुआ था, 50 से वो 75 या 80 पहुंचा हुआ है, 90 भी पहुंचा है, कुछ चीजों ने में भी हाई निकाला भी होगा। तो आप वापस उसी रिस्क रिवॉर्ड जोन में चले गए कि वापस थोड़ा ड्राई पाउडर बनाने में कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि आपके ऊपर वाले स्टॉक की एवरेजिंग हो रही है, जो आप 100 में लेके बैठे हैं और आपने 50 में लिया, तो 50 वाला अगर आप 80 में भेज देंगे या 90 में भेज देंगे, तो वो जो 30 पॉइंट आपको आए, आपके पहले 100 वाले का कॉस्टिंग नीचे आ जाता है। दैट इज कॉल्ड डॉलर कॉस्ट एवरेज। तो आपका थोड़ा एवरेज नीचे आ गया, तो उस केस में आप थोड़ा बेटर ऑफ है। ड्राई पाउडर आपके हाथ में फिर नीचे आया, फिर ले लीजिएगा। तो ये जब करेंगे तो खाली बाय एंड होल्ड से ज्यादा पैसे बनते हैं। इफ यू टैक्टिकली कीप गोइंग लॉन्ग शॉर्ट, थोड़ा ड्राई पाउडर देन अगेन लॉन्ग, ड्राई पाउडर देन अगेन लॉन्ग, तो आप टैक्टिकली बाय एंड होल्ड से काफी ज्यादा पैसा बना सकते हैं। जो उसका मैं हमेशा एग्जांपल देता रहता हूं कि निफ्टी 2001 से 2026 तक 1,000 वाला मोटा मोटी, वैसे तो 800, 1,000 वाला मोटा मोटी 26,000 हुआ था समझने के लिए, तो 25,000 पॉइंट का नेट मूवमेंट है। बट आप निफ्टी के 5% से ज्यादा स्विंग डेली के अगर जोड़ने देंगे, अप डाउन पूरा जोड़ेंगे, तो वो जर्नी जो है ना किलोमीटर में 75,000 पॉइंट की है। तो आपको दिखता क्या है बाय एंड होल्ड में, 25 साल में आपको मिला क्या? 25,000 पॉइंट। आपने 1,000 में निफ्टी लिया, 25,000 26,000 में मान लीजिए आपने बेच दिया, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको कितना मिला? 25। बट जर्नी कितनी थी? 75,000 पॉइंट्स और मोर। तो जर्नी 3 गुना ज्यादा की है, हाथ में आपके एक ही आया है। तो अगर टेक्निकल रहेंगे लाइफ में, तो वो 50,000 पॉइंट एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमेशा उससे ज्यादा ही बनेगा, बट अगर आप वो कोशिश भी नहीं करेंगे, तो फिर बाजार में रहने का मतलब क्या है? मतलब टेक्निकल्स करने का कोई मतलब नहीं है। आप लॉन्ग ओनली मैक्रो वाले, थीम वाले हैं, फंडामेंटल वाले, म्यूचुअल फंड वाले हैं, तो ठीक है, फाइन। बट अगर आप एक क्वांट वाले हैं, तो आप ये 50,000 की जो एक्स्ट्रा जर्नी है, उसमें से भी थोड़ा 10, 20, 25% निकालेंगे, तो आपका अल्फा जनरेट होगा 2, 3, 4, 5% कंपेयर टू जी। व्हाट निफ्टी लॉन्ग डेटेड कैगर आया है आपका 13-14% का, जो 14% के करीब कैगर है। तो आप शायद 16, 17, 18 कमा पाएंगे तभी, जब आप ये बीच की जर्नी जो 50,000 पॉइंट की और रही है, उस जर्नी को जब आप कुछ पकड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कोशिश जब तक नहीं करेंगे तब तक तो हाथ में आएगा ही नहीं, ना तो अच्छा होगा ना तो बुरा होगा। तो कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कोशिश करनी पड़ेगी, और ये जो 50,000 पॉइंट मिसिंग रहते हैं ना, इसको कमाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ टेक्निकल्स इज 3 टू 4 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन दिस लॉन्ग ओनली बाय एंड होल्ड। उसको पढ़ना पड़ता है, और वही
अगर आप अच्छे से पढ़ के करेंगे, अच्छे मेंटर को पकड़ेंगे, किसी को भी पकड़िए चाहे तो, लेकिन पढ़िए। हम भी जब पढ़ाते हैं तो यही बताते हैं कि टेक्निकल्स, व्हाई यू शुड डू टेक्निकल्स, बिकॉज इट इज 3 टाइम्स 4 टाइम्स मोर इफेक्टिव। जर्नी और बहुत लंबी होती है। फंडामेंटल बाय एंड होल्ड आपको बहुत छोटी जर्नी कराती है, जर्नी उससे 3 से 4 गुना बड़ी होती है। तो वो पढ़िए, समझिए और आइए और करिए उसको। जी। राइट, अब आते हैं आईटी पे। इस जी। स्टॉक, इस सेक्टर में तो बहुत जबरदस्त उठापटक देखने को मिली, जी। क्योंकि हमने देखा कि काफी पिटाई हुई। फिर उसके बाद ये मतलब 2-3 दिन तो बिना मतलब की पिटाई होती रही, पता नहीं कौन सी खबर थी, कुछ था नहीं, धो दिया लोगों ने इसको। फिर आखिरी के 2 दिन, थर्सडे फ्राइडे को बहुत बढ़िया रैली हुई, तो आईटी ने अच्छी रिकवरी भी की और वीकली बेसिस पे ग्रीन में आ गया। जी। अब इसमें क्या समस्या है कि ये बहुत ज्यादा न्यूज ड्रिवन काउंटर हो गया। कुछ भी खबर बाहर से आई, एक्सेंचर को कुछ हो गया तो पिटाई, एक्सेंचर को कुछ अच्छा हो गया तो ठीक। अब अगले जी। हफ्ते टीसीएस का रिजल्ट है शुक्रवार को, थर्सडे को। जी। तो जी। उस दिन पता नहीं क्या होगा, उससे आगे पीछे क्या होगा। और जी। माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक बहुत बड़ी कंपनी बना ली है, उस पर तो मैं एक अलग से शो भी बनाने वाला हूँ, जो आईटी के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है। लेकिन जी। अंत में सच्चाई ये है कि 2 दिन इसने बहुत जबरदस्त रैली भी दिखाई है। आईटी पर आपका व्यू जो आपने पिछली बार दिया था वो इंटैक्ट है या उसमें कोई परिवर्तन है? देखिए, हम तो बीपीडी के लोटे हैं, रोज रोज चेंज नहीं होते, गलत जाए सही जाए वो बात की बात है, बट रोज रोज ट्रेड करके हाँ, जो कि अब ब्रोकर, जब आप अपने ब्रोकर टर्मिनल पे लॉगिन करते हैं ना, तो वहां पे एक डिस्क्लेमर आता है। तो उसमें हाँ, होता है कि जो लोग खो रहे हैं, वो भी 28% के करीब ओवर एंड अबव ऑफ देयर ट्रेडिंग लॉस दे आर पेइंग सम 28% ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जो पैसा कमा भी रहे हैं, वो एनीवेयर बिटवीन 15 टू 50% ट्रेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब आप किसी भी मापदंड से देख लीजिए, ओवर ट्रेडिंग अगर आप करेंगे तो 25% आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भरनी पड़ेगी ऑफ वॉट एवर प्रॉफिट और लॉस यू आर मेकिंग ऑन एन एवरेज। तो ये रोज-रोज अंदर-बाहर होके कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम नहीं होते अंदर-बाहर रोज-रोज। और हम डे 1 से यही बोल रहे हैं, जो लार्जर रेंज, ऐसा नहीं है कि हमारा ये चार्ट चेंज हुआ है। इसको हम हम्म, 6 महीने से दिखा रहे हैं, यही चार्ट दिखा रहे हैं। कुछ चेंज नहीं है, एक लाइन इधर-उधर नहीं की है हमने, ठीक है? हम्म, और हमेशा यही बोला है कि आप लोअर, लोग बोलते हैं कि साहब आप परमा बेयर हैं। अरे भाई, हम यहाँ परमा बुल भी तो हैं। 6 महीने से, 4 महीने से यही तो बोल रहे हैं कि निफ्टी निफ्टी आईटी के रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हो रहे हैं, हो जाएँगे। कहाँ से? वही 27,500 वाली रेंज में जब पहली बार उसने वो ग्रीन शूट बनाया था, हमने तब कहा था कि ग्रीन शूट्स बन रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, 6-12 महीने का व्यू है। उसके बॉटम फॉर्मेशन में 1 से 3 महीना लगता है। ऐसा लोगों को ये लोगों को लगता है कि सबने बोला है ना, तो आज बोला है तो कल से ही चट मंगनी पड़ गया, आज बोला है तो कल से ही पैसा बनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई साहब बाजार में। इसीलिए कहता हूँ, जब ढंग से आप पढ़ेंगे और सीखेंगे किसी अच्छे गुरु से, तो आपको समझ में आएगा कि पेशेंस पेज इन दिस मार्केट। ठीक है? चाहे आप हम्म, तो अब हम उसको कहते हैं कि हमारे लिए वो 1-3 महीना काफ़ी, क्योंकि अब हम वो 20 साल वाला लॉन्ग शॉट वाला तो हम कर नहीं रहे हैं। तो हर 2 साल में अगर आपको बाजार खेलना है, तो 3 महीना आपका रिव्यू पॉइंट होना चाहिए। 3 1 टू 3 मंथ्स इज़ व्हाट योर पैटर्न शुड सेट अप एंड रिव्यू। तो उस पूरे सेटअप में 1 से 3 महीने के ये सेट हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया सेट हो रहा है। एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेस बनाने के पूरे आसार इसमें दिख रहे हैं, ठीक है? और यहाँ हम ढाई 3 महीने से, अब उसको आप परमा बेयर बोलिए, परमा बुल बोलिए, तो हमें लगता है कि यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बुलिश है आईटी इंडेक्स में। तब भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं। तब भी यही बोला था कि भाई धीमे-धीमे अंडर परफॉर्मेंस हियर विल गेट रिवॉर्डेड। ये इंडेक्स ऊपर से तकरीबन 45% गिर चुका है। आप सेंटिमेंटल वाइज से समझ लीजिए 50%, स्टॉक तो 50% या ज्यादा भी गिर चुके हैं। तो अराउंड 50% जिस चीज में एक लीडिंग सेक्टर में डैमेज हो गया है, किसी बैड न्यूज पे। और हम तो कॉन्ट्रा वाले प्लेयर है, जब सबको बेचना है हमको लेना है, और जब सबको हम्म, लेना है तो हमको बेचना है जिस जगह पे। तो यहाँ सबको बेचना है, हमको थॉट यही है कि भाई हमें यहाँ लेना है। डेफिनिटली आपके रिस्क रिवॉर्ड अपनी जगह पे रहेंगे। 24,800 का क्लोजिंग ओनली, वीकली मंथली एक स्टॉप लॉस आप जरूर देखेंगे, आइडली मंथली, बट वीकली पे भी आप उसको फाइन ट्यून करने की कोशिश करेंगे। तो 24,800 के नीचे कहीं आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप इस निफ्टी आईटी इंडेक्स को देख के कुछ कर रहे हैं, और अज्यूमिंग कि आप निफ्टी आईटी इंडेक्स ही कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर्स इसके ट्रेड होते हैं, तो आप 24,800 का क्लोजिंग ओनली वीकली का स्टॉप लॉस रखेंगे। और आप ये मान के चलेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से पॉजिटिव है। ऊपर में हमने बोला कि पहला सेटअप तो वही लगता है हमको 30-31 पुल बैक में, हम्म, तो वहां आपके ऊपर में तकरीबन आपके 3-1 हजार पॉइंट बाकी थे, 3-4 हजार पॉइंट ऊपर में आपको मिल रहे थे। और देखिए वो जो ऑरेंज लाइन है नीचे वाली, जहां ग्रीन एरोज है, एग्जैक्टली वहीं हम्म, से इसने एक बहुत बढ़िया वीकली कैंडल दे दिया है। वहीं से इसका एक रिजेक्शन आ गया है। जैसे निफ्टी को ऊपर रिजेक्शन आ रहा है 24,500 के आसपास, 400 के आसपास, वैसे ही इसको नीचे 26,000 पे रिजेक्शन आ रहा है। 25,800 26,000 पे रिजेक्शन आ रहा है। तो मुझे लगता है कि क्लियरली ये सेटअप एक
मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक अच्छा सेटअप रिस्क रिवॉर्ड में आप बैठे हुए हैं। जब तक 24,800 के नीचे डिसाइसिवली बंद होके फॉलो थ्रू नहीं आता, तब तक यहाँ रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं और बिल्कुल टेक्निकल प्ले है यहाँ पे। अंडर परफॉर्मेंस विल गेट रिवॉर्डेड नाउ। इतना ज्यादा नेगेटिविटी इसमें हो गई है। ऐसे मूव में बाउंस बैक बहुत ही शार्प, बहुत ही विशियस आते हैं। तो बहुत झटपट यहाँ पे ट्रेड में पैसा बन सकता है, जो कि आपको दिखा लास्ट 2 दिन में कि जैसे ही अपने जूसीएस्ट पॉइंट पे गया, 26,000 इज द जूसीएस्ट पॉइंट इन द लास्ट 3 इयर्स। 2022 से 26,000 का एरिया जूसीएस्ट आरआर है बुल्स के लिए। उधर से देखिए कैसा फट 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 रिकवरी आई है। तो बस वही है। तो थॉट यही है कि पहला 30-31 वाला रेंज, और अगर 31 वाला ब्रेकआउट 31,500 का ब्रेकआउट हो गया, वो 31,600 31,500 का वो जो ब्रेकआउट हो गया, जो ऊपर वाली ऑरेंज लाइन है, तब आप ऊपर की भी चढ़ाई करेंगे। और हमारा मानना है कि ये ऊपर की चढ़ाई करेगा, बट समझ एक गया। एक पीस करके एक एक पीस करके खाएंगे पिज्जा को, छोटे छोटे टुकड़े करके। तो दिख तो हमको यहाँ से 35, लेकिन पहले 30-31, फिर 31,500 के ऊपर 34-35, ये ऐसा इसको हम खेलने की कोशिश करेंगे। जी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें कोई शक नहीं कि वो जूसियस पॉइंट पे जब पहुंचा तो अचानक से बहुत सारे लोग बाई बाई करने लगे। हम लोग तो कब से बाई कर रहे हैं, मतलब सरवेन जी ने तो बहुत दिन से कहा था कि बाई करो। जहां वो नीचे लगाया उसने, ये बहुत सारे लोग कहने लगे हाँ अच्छा अच्छा है। तब नहीं कह रहे थे जब ये नीचे जहां से उनको लगता है कि नहीं ठीक हो गया, वहां से पूरा कमिटमेंट कर देते हैं। आपको स्लाइसिंग करनी पड़ेगी इस तरह के बाजारों में। आपको स्लाइसिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। अपने ट्रेड को 1 2 3 4 टुकड़ों में करें। करने वाले तो 10 टुकड़ों में भी करते हैं। आप बड़े फंड के पास जाएंगे तो अपने पोर्टफोलियो में कभी भी 5% के ऊपर दूसरा वेट क्यों नहीं लेते किसी स्टॉक का? क्योंकि किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो में 20 लेने पड़ेंगे। क्योंकि एक ही जगह अगर आप गलत चले गए, एक ही पूरा माल एक ही जगह आपने पूरा कमिटमेंट और कंसंट्रेशन कर दिया, तो आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी बड़ा होगा, लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए वो उसको एडजस्ट करने के लिए, एक अच्छा वेटेड रिटर्न निकालने के लिए, रिस्क एडजस्टेड वेटेड रिटर्न निकालने के लिए आप वो करेंगे। तो मुझे लगता है कम से कम एटलीस्ट एक ट्रेड को 3 या 4 में स्लाइस करना ही चाहिए। और थोड़े-थोड़े गैप पे आइए, 1-1 2-2 के गैप पे घुसिए, 1-1 2-2 वीक के गैप पे घुसिए, जैसा आपको सूट करता है। कुछ लोग 1-1 2-2 महीने के गैप में ट्रेड धीमे-धीमे हर महीने का लेते हैं ट्रेड, उसको भी 6 टुकड़े में करके लेते हैं। मान लीजिए आज मेरे पास ₹100 हैं, मेरे को 4 ट्रेड करने हैं ₹25 वाले, तो मैं महीने के भी 4 ट्रेड करूँगा, 25 के भी 4 टुकड़े करूँगा, हर वीक करूँगा। सो देयर आर वेज़ टू डू एसआईपी, देयर आर वेज़ टू डू बाइंग और सेलिंग। यही राइट जी तरीका है। आपको स्लाइसिंग करके डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम ओवर अ वाइड एरिया ऑफ टाइम आपको एक्सपोज़र लेना है, ताकि आप एक ही भाव से या तो फँस नहीं जावें, या कुछ गड़बड़ हुए तो आपके पास एक एक स्टेप पीछे लेने की जगह होनी चाहिए लाइफ में। और यही सब सीखना और करना बहुत ज़रूरी है बाज़ार में आने के पहले। अ, राइट? तो रिस्क मैनेजमेंट जब हम पढ़ाते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट एक आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे लिए, रादर देन खाली करना क्या है। लोगों को सब बताते थे करना क्या है, क्या नहीं करना है और रिस्क कैसे मैनेज करना है। मेरे लिए ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जब मैं जी पढ़ाता हूँ। क्या करना है ये तो सीख ही जाएँगे आप, बट क्या नहीं करना है ये सीखना है पहले। जी। जी। ये फाइनेंशियल सर्विसेज कैसा लग रहा है? क्योंकि बैंक वाले तो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, तो कैसा लग रहा है ये? देखिए, ये भी फाइनेंशियल्स को एक लार्जर लेंस में भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ये अभी ये अगर मैं बोलूँ तो लोग समझ नहीं पाएँगे इस बात को। फाइनेंशियल्स स्पेशली अभी यहाँ पे खाली बैंक निफ्टी का नाम ले रहा हूँ। जब आप उसको देखते हैं तो आपको दिखता है कि हल्का-सा अंडर परफॉर्मेंस रहा है इसमें लॉन्ग डेटेड, और ये कभी भी बाज़ार के लिए लॉन्ग टर्म हेल्दी नहीं रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी मुझे फिलहाल इसको लगा कि लास्ट वीक में आउट परफॉर्म किया और न फाइनेंशियल्स ने नया हाई मारा जब निफ्टी ने नया हाई नहीं मारा। निफ्टी ऑलमोस्ट डबल टॉप करके चला गया, फाइनेंशियल्स में एक ठीक-ठाक नया हाई लगा। बट उससे लार्जर सिग्नेचर फिर यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ। लार्जर रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी नेगेटिव है। इसमें एक लॉन्ग डेटेड अंडर परफॉर्मेंस रही है निफ्टी को लेके, ठीक है? हुँ, लास्ट ढाई 3 4 साल से चली आ रही है। वो एक बहुत सटल अंडर परफॉर्मेंस है। वो एक बहुत बारीक लेंस से उसको देखना पड़ता है। तो वो देखना आना चाहिए कैसे देखना है, ठीक है? बट हम वो उस तरह से देखते हैं, उसको सिखाते हैं। तो थॉट ये आ रहा है कि यहाँ पे भी उस लेंस से अगर देखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मीडियम टू लॉन्ग टर्म यहाँ भी नहीं बच रहे। यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो यूक्रेन हाई बोल रहा हूँ। ये जो पीस डील वाला हाई था, ईरान ईरान वॉर वाला जो हाई था, उसी के आस-पास आप लास्ट 3 हफ्ते से चल रहे हैं। कुछ डिसाइसिव ब्रेकआउट वहाँ पे भी नहीं हो पा रहा हुँ, है। यू माइट 27,300 तक जगह इसमें हो सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें एक अभी 26,800 के करीब 900 के करीब चल रहा है। 27,300 27,400 की जगह हो सकती है। बट उसके बियॉन्ड मुझे इस हफ्ते में देख के तो नहीं लग रहा है। और ओवरऑल जैसे मैंने बोला, बुल्स को बहुत मौके थे ये लास्ट 2 हफ्तों में। बुल्स क्या वो मोमेंटम वाला ब्रेकआउट ला पाए?
ये 3 हफ्तों का मेरा निचोड़ यही है। मैं 3 हफ्ते से वेट कर रहा हूँ। पहले सोचा एक 15 दिन, फिर वो 15 दिन निकल के 1 हफ्ता और वेट कर लिया। बुल्स हैव नॉट बीन एबल टू गेट अ हाई मोमेंटम ब्रेकआउट। ये अपने आप में इंटरनल वीकनेस का संकेत है। ठीक है, बातें हम सारी बहुत अच्छी-अच्छी कर रहे हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। सब बातें अच्छी हो रही हैं। लेकिन वो धरातल पे क्या हो रहा है? हैव यू बीन एबल टू डू अ मोमेंटम वॉल्यूम लेड ब्रेकआउट? द आंसर इज अ रिसाउंडिंग नो इन 3 वीक्स। नहीं हुआ है। वो ठीक है, एक आध मिड कैप, स्मॉल कैप में चल रहा है तो आप वो पूरा बाजार नहीं हो जाता। फाइनेंशियल्स और निफ्टी 500 लेके आपका निफ्टी 500 अगर आपने ले लिया तो इस ऑलमोस्ट 75-80% मार्केट कैप आ गया। वो नहीं चल रहा है और आप 10-20% का ढिंढोरा बजा रहे हैं, उस गेम में हम नहीं हैं। वी विल ऑलवेज प्ले द मेजॉरिटी गेम। एक अच्छा क्वांट वाला बंदा जो अगर है वो ड्रम सेलेक्ट करता है। अगर ड्रम रेड है तो वो 20 गेंदें ग्रीन उसमें पड़ी हैं, उसी का ढिंढोरा बजाने से अच्छा कोई मतलब नहीं, क्योंकि 80 स्टॉक में तो आपको लॉस हो रहा है। सो मॉरल द स्टोरी इज कि लार्जर सेटअप में ठीक है, एक छोटी सी पॉकेट थोड़ी चल रही है जिसकी वजह से माहौल बना हुआ है। और स्मार्ट मनी माहौल बना के रखना चाहता है। पहले आप समझ लीजिए, स्मार्ट मनी हमेशा चाहता है कि माहौल खराब नहीं हो। माहौल बना रहेगा तो ही अच्छी-अच्छी चीजें होंगी। और ग्लोबली बड़े-बड़े आईपीओ आ रहे हैं, माहौल बना रहना चाहिए। इंडिया में भी बड़े-बड़े आईपीओ आ रहे हैं, माहौल बना रहना चाहिए। माहौल बना रहेगा तो ही तो फिर ये सारे काम होंगे। सो उसको भी एक बैक ऑफ द माइंड हम लेके चलते हैं। तो उसके लिए हमें लगता है कि हो सकता है थोड़ा छोटा-मोटा एक ब्रेकआउट आ जाए इसमें, कभी अगर आना है अगले कुछ हफ्तों में तो हम भी उसको देखेंगे। हम भी पीछे नहीं हटेंगे। बट फिलहाल तो इस हफ्ते तक आंसर इज़ नो। देयर इज़ नो मोमेंटम लेड ब्रेकआउट टिल नाउ इन दिस वीक। जी। परफेक्ट। अब अगला सेक्टर है निफ्टी फार्मा। फार्मा हेल्थ केयर तो नो डाउट आउट परफॉर्म कर रहा है, न्यू हाई पे न्यू जी। हाई जल रहा है वो। जी। अ, इसको बहुत सारे सपोर्ट मिल रहे हैं, डिफेंसिव प्ले भी है। हालांकि जी। करेंसी की स्ट्रेंथ अब रुक गई है, लेकिन फिर भी इस सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। क्या ये अभी और नए ब्लू स्काई टेरिटरी में जाने के लिए एकदम उतावला है? चल ही रहा है और उसको जब हमने इसको जब इसका पहला ब्रेकआउट हुआ था उसी महीने में हमने इसको कवर भी किया था मंथ एंड में। उसको वीक के पहले भी हमने उसको पॉइंट आउट किया था। बट मई के महीने में हमने पॉइंट आउट किया था फार्मा इंडेक्स को कि भाई ऑल एटीएच का ब्रेकआउट है। ठीक है? तो आई थिंक 23,900-24,000 के आसपास इसको डिस्कस किया था। तो उस समय यही कहा था कि भाई 26,500 तक के टारगेट्स निकल के आने चाहिए। और ऊपर में एक 8% का ट्रेडिंग बेट यहाँ पे है, टैक्टिकल प्ले आप कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ब्लू स्काई टेरिटरी में है, हम धीमे-धीमे देखेंगे। अगर ये टारगेट्स किसी कारण से ऐड हो रहे हैं और इसमें आगे, तो हम इसको डेफिनिटली रिव्यू करके और टारगेट्स यहाँ पे ऐड करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम रोज-रोज अपना बेस केस जैसे नहीं होता ना, रोज-रोज बेस केस नहीं हिलाते हैं। 2 महीने से हमने अपना बेस केस नहीं हिलाया, टारगेट वही 26,500 है इसका। द बेस केस कंटिन्यूज। तो जून का महीना पूरा निकल गया उसमें, ठीक-ठाक मूवमेंट आ गया। जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है, इस महीने भी पूरा देखेंगे। 26,500 इज़ वेयर अगर मैंने टैक्टिकली इसको प्ले किया है ना, तो मैं पैसा भी तो लेना चाहूँगा ना, प्रॉफिट का पैसा भी तो लेना चाहूँगा ना। वैसे ही बाजार में कहीं ओवरऑल पॉकेट में पैसे कम बन रहे हैं, तो जहाँ बन रहे हैं वहाँ तो आप लेना चाहोगे ना। तो यहाँ हम 26,500 के पास-पास बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। कोशिश करेंगे कि थोड़ा मुनाफ़ा बाँधें, थोड़ा ड्राई पाउडर वहाँ बनाएँ और कोशिश भी ये भी करेंगे, थोड़ा मुनाफ़ा बाँधेंगे और थोड़ा ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और देंगे इसको। इसको देंगे 1 आध 2 महीना और दे देंगे इसको। इतना बड़ा ब्रेकआउट है एटीएच का, आप इसको 1-2 महीना और दे सकते हैं। उसमें फिर डिसाइड करेंगे क्या 26,500 के ऊपर के और टारगेट्स बन रहे हैं, क्या हम उसको क्वांटिफाई कर पा रहे हैं। तो ये ब्रिज हम 26,500 पे ही डिसाइड करेंगे, क्रॉस करेंगे कि क्या हमें नए टारगेट्स ऐड करने हैं। बट फिलहाल जिसके पैसे इसमें ठीक-ठाक बन रहे हैं, बी अलर्ट, अपना प्रॉफिट का स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, जिसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू कॉस्ट और स्लाइटली हायर एंड वेट 26,500 के आसपास। फिर अगले हफ्ते इसको इस हफ्ते अगले हफ्ते देखते हैं कि क्या वहाँ सेटअप्स बन रहे हैं और उसके बाद इसको डिसाइड करेंगे। बट फिलहाल यस, आईटी के साथ-साथ ये भी हमारा एक आईटी हमने अंडर परफॉर्मेंस में एक बुलिश आरआर बोला था और ये आउट परफॉर्मेंस वाला सेक्टर इसको एक बुलिश आरआर बोला था। तो मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट्स पेंडिंग है, आ जाएँगे और आने चाहिए। जी। ओके, 26,500 पे नजर रखिए और वहां जब आएगा तो स्ट्रेटजी एक बार से रिवाइज करेंगे। अब आते जी। हैं अपनी करेंसी पे। तो वो करेंसी पे अब ये 95 के आसपास जो है ठहराव ले लिया इसने। जी। लास्ट वीक 95 के नीचे भी एक बार गया था, लेकिन फिर एक दिन अचानक से उसमें 70-80% की कमजोरी आई, लेकिन ये ऊपर जा भी नहीं रहा है। तो अब क्या ये मान लेना चाहिए कि ये 95 के आसपास ही घूमता रहेगा? देखिए, लोगों की क्वेरी भी आई थी इसमें। हमने कहा था क्वार्टर का क्लोज देखेंगे कि कुछ नेगेटिविटी वहां से बन के आ रही है कि नहीं आ रही है। 92, 80, 93, 80 वाले लेवल्स थे इंपॉर्टेंट।
कि उनके नीचे डिसाइसिव बंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो कुछ खास 92 93 के नीचे तो कुछ खास गया ही नहीं। और इस वीक का कैंडल बड़ा, मुझे इस वीक के कैंडल से थोड़ा-सा ताज्जुब है कि इतना सब होने के बाद देखिए, सेंट्रल बैंक्स के इंटरवेंशन के बाद थोड़ा बहुत देखिए डेफिनिटली वो ट्रैक्शन आया आपके पास। बट फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद उसका असर खत्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। इस हफ्ते में मुझे ऐसा लगा, गए हफ्ते तक जब तक नेगेटिव क्लोज़ था, हल्का-सा मार्जिनल, तो जैसे मैंने बोला कि मेरी भी तमन्ना थी कि 100 नहीं होए तो अच्छा है हमारे लिए। मतलब दिल चाहता था कि 100 नहीं हो, दिमाग तो अभी भी कहता है कि 100 खुला हुआ है। तो दिल चाहता था कि 100 नहीं हो, बट कहीं मुझे लग भी रहा था कि चलो यार, लग रहा है कि 100 नहीं होगा, गए हफ्ते तक। बट इस हफ्ते का ये बुलिश कैंडल देख के ग्रीन, और काफ़ी अच्छा एक लॉन्ग रेंज बार बना है। थोड़ी-सी उम्मीदों पे पानी फिरा है, और लग रहा है कि भई ये फिर रिस्क टू 100 फिर से दोबारा बन गया है। जी, तो ये तो एकदम क्लैरिटी है इसमें कि रिस्क टू 100 बन गया है वापस। जब तक ये 93 नहीं तोड़ता, तो अब आप 95 पे हैं। तो देखिए ₹2 का आप समझ लीजिए कि आपके पास स्टॉप लॉस है। एक एक स्ट्रैटेजी वाइज़, ट्रेड वाइज़ समझ रहे हैं इसको। और आपके पास 100 का टारगेट है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अभी भी 1:2.5 है। सॉरी 1:1.5 है। ठीक है? ₹3 पर कमाने के लिए ₹2 का रिस्क है। तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड जो है पॉजिटिव ही है, इन द सेंस टुवर्ड्स 100-101 अगर ये जा रहा है, तो आपके पास 1:2 का राइट। रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा। मतलब 100 जाएगा तो 100 पे रुकेगा नहीं फिर, वो भी मुझे मालूम है। 100 अगर निकल गया तो 100 पे रुकेगा नहीं। ज़रूर एक एक और उछाल वहाँ से एक और आएगा। 100 जब क्रॉस करेगा तो एक जो सेंटिमेंट वाइज़ जो री-रेटिंग या डाउनग्रेडिंग या वो साइकोलॉजिकल जो डैमेज होगा ना, वो इसको कम से कम 103, 104 तक 5 तक लेके जाएगा। तो वो रिस्क बना हुआ है। तो तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से भी अभी लगता है कि डॉलर बुल्स के पास ही है यहाँ पे। डॉलर बुल्स हैव गॉट एन अपर हैंड। अभी तक यहाँ कोई रिवर्सल के संकेत नहीं आ पा रहे। तो यहाँ पे भी मुझे इस हफ्ते इसको देख के थोड़ा डर लगा कि भाई वापस ये बाज़ार के लिए तकलीफें खड़ी कर सकता है, और इसीलिए शायद बाज़ार चल नहीं पा रहा है। जब मैं इन दोनों चीज़ों को मैरी करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब आईएनआर प्लस निफ्टी को मिला के देखता हूँ तो लगता है कि निफ्टी ये जो अटका है ना 4 हफ्ते से, इसीलिए अटका है कि रूपी का डायरेक्शन क्लियर नहीं था कि नीचे आ रहा है, और आज इस हफ्ते में समझ में आ गया कि नहीं, ये तो ऊपर ही जा रहा है, अपनी ट्रेंड को होल्ड कर रहा है। इसलिए निफ्टी पे प्रेशर आने लगेगा, और आएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये की तस्वीर जो है बहुत रोजी अभी नहीं है। और दर्शकों को निवेदन ये है कि जो हमने अभी डिस्क्लेमर दिखाया उसको ध्यान से पढ़ लें, और कोई भी ट्रेड लें केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाया जाता है। इसमें कोई बाई सेल रेकमेंड नहीं होता है। तो सरवन जी, देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या है, क्योंकि नेक्स्ट वीक कई सारी बड़ी घटनाएं और रिजल्ट सीजन फुल फ्लेजेड शुरू हो जाएगा। तो फिर बहुत सारी उठापटक होगी, और अमेरिका में भी बहुत सारी चीजें चल रही। तो उसके बाद फिर अगले हफ्ते की एक नई तस्वीर बनती हुई दिखे, क्योंकि इस मुझे लगता है इस जुलाई क्वार्टर की, जुलाई से अगस्त सितंबर की सबसे बड़ी घटना अर्निंग सीजन है, और वो थर्सडे से ब्रेकआउट हो रही है। तो वो पे नजर रहेगी, तब देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या होता है। आने वाले 1-2 हफ्ते बहुत क्रिटिकल है। रिजल्ट सीजन का स्टार्ट डेफिनिटली हम बहुत ज़्यादा हम फंडामेंटल वाले नहीं है, तो लेकिन वो बाज़ार के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और वहाँ से बड़े मूवमेंट अप या डाउन दोनों तरफ के आ सकते हैं। तो वो चीज़ आपके ध्यान में रहती है। और दूसरा ये है कि हम भी बोर हो गए हैं, ये 13 हफ्ते से उधर ही कुछ हो नहीं रहा है। तो यूँ आपको चाहिए कुछ तो एक्शन चाहिए ना लाइफ में यार। ऊपर चल रहे हैं तो भाई चल जाओ, नीचे गिर रहे हैं तो भाई गिर जाओ। ये बीच में लटका के मज़ा नहीं आता है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि बेयर्स को उतना प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उनको कैरी मिल रहा है। बुल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, तकलीफ और फ्रस्ट्रेशन में बुल्स ज़्यादा हैं। बेयर्स जी। को कोई इश्यू नहीं है, उनको कैरी मिला हुआ है। 3 ढाई 3 महीने का कैरी मिला हुआ है। 300 पॉइंट के करीब 100-100 पॉइंट भी कैरी आप निफ्टी का अगर ले लेते हैं, तो 300 पॉइंट आपको कैरी मिला हुआ है। वो आपके घर में आ चुका है। वो आपके घर में आ चुका है 300 पॉइंट कैरी। तो आप 300 पॉइंट मुनाफ़े में बैठे हैं। बुल्स वो कैरी भर के बैठे हैं। तो 24,500 वाले बुल की 24,500 वाले बुल की कॉस्टिंग हो गई 24,800, और बेयर की भी कॉस्टिंग 24,800। तो बेयर्स आर इन द मनी। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। बेयर्स आर इन द मनी स्टिल। तो सौदा अगर कटेगा पहले, पलड़ा किसका वीक है? बुल्स का। अगर सौदा कटने की नौबत आई तो पहले बुल्स का सौदा कटेगा, क्योंकि बेयर्स के पास कुशन है अभी 200-300 पॉइंट और। जी। चलिए, शो को यहीं पे समाप्त करें, क्योंकि आज हमारा बारिश का नेट भी बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा है। थैंक यू सो मच, और हम लोग मिलते हैं अगले हफ्ते। और अपना ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रेड वेड करने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। थैंक यू सो मच।